ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। हमारे हमने कहा था पिछले क्लास में कि हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सभी लोग लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हमारा 11th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है पॉलिथीन rubbed with wool is found to have a negative charge। तो जो पॉलिथीन पीस है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स इसका क्या मतलब है बच्चे? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यही ना। चार्ज हमको दिया हुआ 3 × 10 की पावर -। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। पहले तो ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं और कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, ये भी हमें बताना है। तो बताएगा क्या कोई भी? सिंपली हमें दिख रहा है कि वूल से पॉलीथीन पे हमारा ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। और हमें पता है Q = N × E, पता है हमें। ये यहाँ पे Q हमको दिया हुआ है विच इज 3 × 10 की पावर -7 कूलम = N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड ही करना है। एंड E हमें पता है। E कितने वैल्यू बचे हमारे पास? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। यहां से हमारा N आ जाएगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। फिर कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ऐसा कोई ट्रांसफर ऑफ मास होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मास है। यस, डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास है। अब जो भी हो तो कुछ तो मास अपना लेकर जाएगा ये जगह, तो मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा। क्लियर एवरीवन। बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1-2। क्वेश्चन है कि 2 insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10 की power -7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. What is the force of repulsion if each sphere? ये क्वेश्चन उन्होंने किया क्या? डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है। जो फोर्स हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। आर हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ठीक है, चार्ज डबल कर दे तो क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास F ही आ जाता है, हमने F' में फाइंड करना है। ठीक है, F' = सेम हमारे पास 1/4 इंटू Q1 Q2 डबल चार्ज अगर मैं दोनों कर दूं तो 2 × 2, फिर सेम Q1 Q2। क्लियर है। रेडियस हाफ कर दे रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। रेडियस हाफ अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। फ्रॉम हियर हमारे पास हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। ये 16 टाइम्स हमारा बढ़ जाएगा। किसी कोई डाउट? बाकी जो लोग और 10 लोग हैं, किसी और तरफ से कोई पार्टिसिपेशन, कोई रिस्पांस नहीं? कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सपोज द स्फीयर्स A and B एक्सरसाइज, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जो भी मेरा F आया वहां पे, जो भी आया,
ठीक है, हैव आइडेंटिकल दिस सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव द बोट, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। किया है कि हम दोनों ने ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ये हमारे पास ये था हमारे पास, हम इसको एक बार जो अनचार्ज हमने किया था, ये क्यू चार्ज है हमारे पास, जब टच कराया आफ्टर कॉन्टेक्ट के बाद क्या होता है, इसमें दोनों चार्ज आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टोटल चार्ज जो है हमारे पास Q/2 क्लियर। नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया था, इसको फिर उससे टच कराया था C वाले से, मतलब B जो चार्ज है हमारे पास, तो B चार्ज क्या है हमारे पास Q है, फिर अगेन C वाला इसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं, इस पर चार्ज अभी फिलहाल Q/2 है। टोटल चार्ज मेरे पास क्या हो गया पूरे होल सिस्टम में Q + Q/2 विच इज 3Q/2, और जब दोनों सेपरेट करेंगे तो दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 3Q/4 और 3Q/4, ये हमारा A पर चार्ज यहाँ पे आ गया और B पर ये चार्ज हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको नीचे कैसे लेंगे, यस, इसके बाद से फोर्स निकालेंगे। चलिए, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला सिंपली हमारे पास F मान लेता मैं इस केस में भी, जो कि एक K इंटू दोनों चार्ज हमारे पास हो गया, एक तो चार्ज मेरे पास हो गया Q/2 और B वाले पे चार्ज हो गया 3Q/4 डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन, तो कोई दिक्कत नहीं, सेपरेशन तो सेम ही है। ठीक है, फिर इस केस में हमारे पास, इस केस में एक और चीज़ है, ठीक है सही है, यहाँ पे जो F मेरे पास आएगा फोर्स वो 3/8 टाइम्स हो जाएगा। सब क्लियर है, K इंटू Q/R², तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, इंटू जो भी इनिशियल फोर्स हमारा लग रहा था। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सबको क्वेश्चन विजिबल है? ओके, ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है शो द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस, व्हिच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इसको जरा ट्राई कीजिए बच्चे। अच्छा, हाँ, प्रोटॉन होगा फर्स्ट चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज होगा ये बोलेंगे हम, थर्ड हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी ठीक है। वाई, अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए, क्लियरली हमको ये पता है क्वेश्चन को देखने के हिसाब से कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर। अब ये देखते हैं कि हम ये फाइंड कैसे करेंगे कि जो चार्ज टू मास रेशियो है, यानी मैं Q/m रेशियो बोलूं या E/m रेशियो बोलूं, इसको चेक करेंगे कि किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं कि किस पे डिपेंड करता है ये जो हमारे पास सेटअप दिया हुआ है इस केस में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल्स के, वो क्या होंगे, कोई बताएगा क्या? ठीक है, Q इंटू ई, यहां से हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई, यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास Q इंटू ई डिवाइड बाई एम। कोई डाउट बच्चे यहां तक? अब मुझे अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक y कोऑर्डिनेट है और एक x कोऑर्डिनेट है, तो पहले हम ये देखते हैं इनका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो y के डायरेक्शन में अप डाउन में जा रहा है, y कोऑर्डिनेट में अप या डाउन में जा रहा है। क्लियर। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टोटल 3,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ b इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट है हमारे पास, सेकेंड है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखो तो क्या मैं सेकंड इक्वेशन नहीं कर सकता हूँ, h मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला पुट करते थे डिस्टेंस, या मैं अगर उसको हाइट ले लूँ h, हाइट मतलब y के डायरेक्शन में वो कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो h इज इक्वल टू इन दिस केस u इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर बच्चे? इन y डायरेक्शन इनिशियल स्पीड जीरो, हम यहाँ पुट करेंगे h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया हुआ है q इंटू ई डिवाइडेड बाई m। कोई डाउट? हम यहाँ पुट करेंगे क्या, एक्सेलरेशन हमारे पास है q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाइम स्क्वायर टी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाई एम, या फिर फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था q इज इक्वल टू n इंटू ई, यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन ई डिवाइडेड बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे बच्चे कौन से पार्टिकल का सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, मतलब इस h कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम कोई भी कितनी हाइट इन्होंने मैक्सिमम हाइट किसने ट्रेवल किया है। फर्स्ट के केस में मैं देखूं, सेकंड के केस में इसका ये हाइट है, फर्स्ट के केस में इसका ये हाइट है, एंड ये जो हमारा थर्ड का केस है इसका हाइट कुछ ये है। तो क्लियरली जो हमें विजिबल है बच्चे यहाँ पे, जो थर्ड पार्टिकल का जो हाइट है, थर्ड पार्टिकल का जो हाइट है बहुत ज्यादा है, इनका जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो इन केस में बोलूंगा कि जो चार्ज टू मास रेशियो है या फिर क्यू बाई में बोलूं वो थर्ड पार्टिकल के मेरा ज्यादा है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए किसी को डाउट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10 की पावर 3। आई दिया है हमको, न्यूटन पर कूलम दिया है। आई मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना ये तो। क्लियर बच्चे? तो ये आई का मतलब हो गया 3 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। फ्लक्स बताना है बच्चे हमें। व्हाट इज द फ्लक्स through the same square is the normal to its plane makes 60 degree angle with the x axis। ये हमने किया हुआ है, कौन सा फार्मूला यूज होगा बच्चे यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू, हाँ ये या फिर उसको मैं थीटा फॉर्म में खोल लूं तो cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो वाई जेड प्लेन बोल रहा है, यानी वाई जेड प्लेन का नॉर्मल क्या होगा बच्चे, एक्स प्लेन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। वाई जेड प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो नॉर्मल का डायरेक्शन है, सेम है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा प्लेन का वो सेम है। इन दैट केस थीटा विल बी जीरो, एंड इन दैट केस आवर जो फ्लक्स जो मेरे पास होगा वो है ई डॉट ए। एनी डाउट बच्चे? ये तो सिंपली हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में थीटा 60 डिग्री पुट कर लेंगे, इसमें हम सिंपली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15 हो गया, 16 में आते हैं। हाँ, ये 16 क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, जो पिछले वाला एक्सरसाइज था हमारा, थ्रू अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। नेट फ्लक्स पूछ रहा है बच्चे यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा। कोई भी वाई जे जीरो क्यों होगा जीरो? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में था हमारा, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो वाई जेड प्लेन्स के अक्रॉस नेट फ्लक्स पूछ रहा है ना हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा क्या था, एक्स के अक्रॉस था, मतलब आई डायरेक्शन दिया हुआ था हमारे में। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसका नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। जैसे कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ हमारा ऐसा होगा, ये इस तरह से, इस तरह से, और ये हो गया दूसरा
सा कर लेते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली सोने के डायरेक्शन में है, क्लियरली सोने के डायरेक्शन में है। तो जो फेसेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल में हैं, जो फेसेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल में हैं, केवल उन्हीं के बीच में थीटा 0 बनेगा। क्लियर? और जो रिमेनिंग फेसेज हैं, जो रिमेनिंग फेसेज हैं उनके बीच में थीटा क्या बनेगा बच्चे? 90 डिग्री। क्लियर? रिमेनिंग फेसेज में तो फ्लक्स क्लियरली 0 हो गया, फ्लक्स हमारा 0। अब बात रही इस वाले फ्लक्स की, मतलब ये जो हमारे पास है, एक सरफेस मेरे पास ये वाला है और दूसरा सरफेस ये है, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नॉर्मल क्या है हमारा? सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन दिस केस क्या करेंगे? नेट फ्लक्स क्या होगा हमारा? जो एंटरिंग है बच्चे, नेट फ्लक्स की जब मैं बात करूं तो उस क्यूब में इस फेस से जितना एंटरिंग है उतना ही इस फ्लक्स से लीविंग है, ठीक है। इन दैट केस यहां पे भी अगर मैं समेशन करता तो इनका भी नेट फ्लक्स 0 और रिमेनिंग फेसेस का नेट फ्लक्स हमने 0 देखा ही है। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा यहां पे? टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चा हमारे यहां पे? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 17. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates the net outward flux through the surface of the box. फ्लक्स हमको दिया है, ठीक है। फ्लक्स हमारे पास है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्या यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे? फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारा क्यू वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यस यस यस, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को पता है वही चीज 8.85 10 की पावर माइनस यस कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछा कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, ओके ठीक है, वुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ऐसा होगा क्या? जो बी क्वेश्चन है, और कोई बच्चा कह रहा है नेट फ्लक्स 0 है, नेट फ्लक्स 0 है। बी वाला पार्ट हमसे ये कह रहा है, कह रहा है नेट फ्लक्स 0 का मतलब क्या? ऐसा है क्या कि जो टोटल चार्ज हमारा बॉक्स के अंदर है वो 0 होगा क्या? नो, वाई? अच्छा, टोटल फ्लक्स क्या कह रहा है कि कैलकुलेट देयर वर नो चार्जेस, मतलब जो बॉक्स के अंदर है 0 चार्ज होंगे, ऐसा कह रहा है। ट्रू है क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा ये जो क्यू है बच्चे, ये बताइए क्या है हमारा? स्मॉल क्यू हमने पढ़ाया था, बताया था स्मॉल क्यू क्या है? कुछ 5 टोटल चार्ज है बच्चे। जब हमने पढ़ा था ये तो हमने देखा था कि ये हमारा टोटल चार्ज है, समझ रहे हैं? तो हाँ ये भी हो सकता है पॉसिबल केस कि क्यू वहां पे 0 हो, मतलब जो भी कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दैट जो भी क्लोज्ड एरिया हमारे पास वो 0 हो। दोनों केस पॉसिबल है, बिकॉज गॉस थ्योरम में जब हमने 5-6 पॉइंट लिखे हुए थे इसमें हमने लिखा था ये जो क्यू है ये टोटल चार्ज है, लिखा था बच्चे, ठीक है। तो इन दैट केस हाँ कह सकते हैं कि ये हो सकता है नो चार्ज हो, या फिर मतलब अगर मैं 100% कहना चाहूँ, 100% कहना चाहूँ कि वहां कोई चार्ज नहीं, तो ऐसा नहीं है। वहां ये भी हो सकता है कि टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है अंदर उस क्यूब के, उस जो भी हमारे पास सरफेस दिया है, वो टोटल चार्ज का समेशन 0 है। समेशन 0 तो इन दैट केस क्यू मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम में हमसे कहता है, कुछ पॉइंट हमने लिखे थे कि जो क्यू है हमारा टोटल चार्ज, यस टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस है हमारा, मतलब जो भी क्लोज सरफेस है हमारे पास। क्लियर?
तो हम कहेंगे कि नो, मतलब वहां चार्ज प्रेजेंट है। ये हो सकता है कि टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है उनका वो जीरो हो जाए, क्योंकि क्यू तो हम निकालेंगे ना, यहाँ पे क्यू तो हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा ना। ठीक है, टोटल चार्ज ये हो सकता है कि जो हमारा प्लस माइनस में उनका न्यूट्रलाइज कर दें एक दूसरे को, टोटल जीरो हो जाए, नेट चार्ज हमारे पास। एडिटिविटी आप मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना चार्ज की, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज, समझ रहे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 आ गया तो 18, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास है। कितने लोगों को ये लग रहा है क्लास में डिस्कस किया गया है ये? ठीक है, हमने कुछ क्यूब हम लोग पढ़ रहे थे, उस दौरान हमने कुछ बाकी रिमेनिंग फेसेस आउट करके हमने बताया था अगर सिंगल फेस हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्यूब में मान लूंगा, अब फिर हम ये गॉस थ्योरम अलाउ कर देते हैं। जैसे आप गॉसियन सरफेस मारते हो हमारे लिए सबसे ये हो जाता है, गॉस हमको अलाउ कर देते हैं, अच्छा आप यूज कर सकते हो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लक्स है गॉस हमसे कहते हैं ये जो टोटल जो सरफेसेज है ना उनके अक्रॉस का फ्लक्स है, समझ रहे हैं। तो अगर सरफेस के अक्रॉस हमें फ्लक्स निकालना हो तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस सिंगल फेस के अक्रॉस जो हमें फ्लक्स निकालना हो इन दैट के, yes because total number of faces present in the, yes clear everyone। शिल्पी, जया, शिवेश, कोई साउंड ही नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास बच्चे। ठीक ठीक ठीक, कोशिश कीजिए पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है इसको दूर कीजिए। यहाँ पे आ जाइए, क्या मेरे कुछ था यहाँ पे, क्या था, हाँ ये पार्ट क्लियर है क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कंप्लीट फेसेस है, ये हमारे 6 फेसेस के थ्रू ये फ्लक्स है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है हमारा क्या है, सिंगल फेस के थ्रू फ्लक्स है, वन फेस। कोई डाउट बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट हो तो बताना, इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर करेंगे। हाँ यहाँ बस कह दिया, पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। सिंपल है क्या, सिंपल है या नहीं बताइए। ठीक है, किसको याद करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में गॉस थ्योरम को याद करना है, और सिंपल वही फार्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी जैसे क्वेश्चन है सारे अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये बैठ के नहीं बैठना है कि बस सर क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व किया जा रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां रोकिए हमें। ठीक है, क्लियर। केवल अनूप का रिस्पॉन्स बहुत अच्छे, बाकी हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, सर कुछ भी बोल लें, यही ऑनलाइन का फायदा है। चलिए अब पॉइंट चार्ज को आ जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास, चलिए फ्लक्स दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इतना दिया हुआ है, सेंटर्ड एट द चार्ज। ठीक है, द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेयर डबल, अगर रेडियस डबल किया जाए तो फ्लक्स पूछ रहा है कि व्हाट वुड पास थ्रू द सरफेस, कितना फ्लक्स पास होगा सरफेस से, कोई बताएंगे क्या। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। यस, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस एक बार ले लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस में अगर मैं इसका लिखूं, एक्सप्रेशन लिखता हूं फ्लक्स का, सिंपल है क्या, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्यू चेंज होगा तभी फ्लक्स चेंज होगा, सरफेस रेडियस कुछ भी कर लो, अर्थ के बराबर रेडियस ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, इस ब्रह्मांड के बराबर रेडियस ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम फ्लक्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज,
कैसे बताएंगे? सेम वही, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। अभी तो कोई क्वेश्चन आया टफ क्या? वही सिंपल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 × 10⁹ Newton per coulomb and points readily inward, what is the net charge on the sphere? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या होगा इसका? कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कितने लोग बच्चे? ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चलिए 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ये दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यों पूछ रहा है? क्या करेंगे हम इसका, कैसे करेंगे? सबसे पहले बताइए, टफ है या इजी है? अच्छा बच्चे, हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, वो हॉलो स्फेरिकल का, जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, उसमें 3 केस थे। फर्स्ट केस, जब जो इस हाँ, जब स्मॉल आर हमारा, हाँ यह सिंपल, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन दैट केस फार्मूला क्या होता है? वही K × Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आर हमको जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है ही है, चार्ज हमको फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे क्या बच्चे? चलिए कुछ थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। कुछ है मेरे पास 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। के की वैल्यू पता है हमको, पता है क्या? हाँ सिंपल, स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे। क्यों बच्चे? आर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको जो भी मीटर में कन्वर्ट करना है, कब कन्वर्ट करना है, हमने बताया हुआ है सब आप लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन अपना हमेशा इजी बनाना है, टफ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21, 22। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 मीटर डायमीटर है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज कितना फाइंड करेंगे अगर हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है? हाँ, सरफेस एरिया, ये फार्मूला हमने पढ़ा, यहाँ निकल जाएगी, सिग्मा हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर पूछा कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Q/ε0। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे? ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे 22 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। इसको जरा सॉल्व कीजिए बच्चे। क्या है कि इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना, कैलकुलेट। फार्मूला पता है क्या हमको? E इज इक्वल्स टू, क्यों बच्चे, λ1 2πε0 ये आर हमारे पास क्या था, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, देखा जाएगा वैल्यू जब पुट करेंगे तो। हमको ये दिया हुआ है, ई दिया हुआ है हमारे पास, तो क्या लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई इंटू 2πε0 इंटू 2πε0 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? अच्छा, 1/4πε0 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 9 × 10⁻⁴
और 9 लिखते हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, या फिर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस साइड में, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ 10⁸ कर सकते हैं, या फिर 18 इंटू 10⁹ ही रख सकते हैं, जैसे लेते हैं। न्यूटन, कुछ गड़बड़ है हमारे पेन टाइम में, आज दिक्कत आ रही है बहुत। ठीक है, देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या होगा, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs. ओके, मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, 1 2, इस पे सिग्मा है, इस पे सिग्मा है, तो इस पे प्लस है, इस पे हमारा माइनस है। हमने देखा था यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है, हमने देखा था जो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ था सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। देखा था क्या सभी लोग? क्वेश्चन बस हमसे, हाँ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन में बताइए, तो सिंपली है सेकेंड एंड थर्ड दोनों 0। इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, ये भी 0। बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा हमको दिया गया क्या, सिग्मा दिया है, एप्सिलॉन नॉट हमको पता है क्या, पता है, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, वर्स क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है। क्या लगते हैं, E इज इक्वल्स टू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल की डेंसिटी दी हुई है विच इज रो 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, क्वेश्चन अच्छा है ये, इस ड्रॉप का रेडियस पूछ रहा है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। स्टेशनरी है हमारा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। फिजिक्स की ब्यूटी देख रहे हो आप उस ऑयल के, जो ऑयल ड्रॉप है हमारा, उसका आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। हमने एक क्वेश्चन किया है क्या क्लास में इस टाइप का, एक इसका मास लगेगा मेरा, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, जो अपवर्ड है हमारा फोर्स, हमारा क्या है, Q इंटू ई। कोई डाउट बच्चे? Q इंटू ई, कोई डाउट बच्चे? यहां तक एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था, अब इसको रेडियस तक हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कोई बताएगा क्या? दोनों फोर्स में इक्वेट करूंगा, Q इंटू ई इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, M इंटू जी। मास दिया है क्या? नहीं दिया है। यस, डेंसिटी दिया है, तो रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमको पता है। यहां से मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे आ जाइए, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, क्यू ई हम सेम रखते हैं यहाँ पे हो गया रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। जी क्या लेने के लिए बोला है हमसे यहाँ पे,
9.8 ही है, ये हमारा 1.6। चलिए ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑयल स्फीयर है हमारे पास ये, इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? ये जो ऑयल है उसका वॉल्यूम इतना ही होगा क्या? यहाँ पे Q इंटू यार जब पुट करोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी हमारे पास है इंटू जी। यहां से मैं रो लिख सकता हूं क्या? मतलब आर की वैल्यू, ठीक है, जो मेरे पास आर क्यू है, मेरे पास आर क्यू कुछ ऐसा है, रो इंटू सॉरी क्यू इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ठीक है, इंटू पाई, यहाँ पे पाई हो गया, इंटू जी। क्या रो हो गया ना यहाँ पे, रो इंटू जी। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है बच्चे? ओके, तो यहाँ से रो की होगा, मैं क्यू हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसा 1/3 कर दूंगा? सारे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। कोई डाउट? यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, जो भी वैल्यू आती है उसका क्यूब रूट आप निकाल पाते हैं क्या? अगर नहीं निकाल पाते तो नेक्स्ट क्लास में किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाएगा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे जरा क्या दिया है? हाँ हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ ये क्वेश्चन है, विच एमंग द कर्व्स shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines? कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये कह रहा है। कौन सा होगा बच्चे? ये शो करेगा क्या? ए वाला जो है, ये जो ए पार्ट है ये शो करेगा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक? हाँ बताइए। तो फर्स्ट वाला भी नहीं करेगा क्योंकि कंडक्टर है ना बच्चे ये, ठीक है। तो कंडक्टर है हमारा, इस पे हमारा नॉर्मल इस पे फॉल करना चाहिए, नॉर्मल नहीं हो रहा है इसलिए, या फिर जा रहा है तो नॉर्मल जाना चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या होगा ये नहीं होगा हमारे पास। यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज से हमारा आउटवर्ड जा रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा हमारे पास। सी का केस देखें तो इसमें सब हमको सही लग रहा है, सब कुछ ठीक है बच्चे, तो सी का केस ट्रू है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डी के केस में बताइए होगा क्या? इंटरसेक्ट करता है, नहीं होगा। अच्छा ई के केस में बताइए होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ लूप बन रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग। अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे एम्स में आया था 2018, मतलब बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा बच्चे इसको ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। यहाँ डबल आई होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। चलिए तो पहले कुछ डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास? हो गया ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन अ सर्टेन रीजन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा कुछ इस तरह है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। क्लियर?
एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर दिया है, न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जो इन द जेड डायरेक्शन ओनली डेली अपॉन डेल जेड, हमारे पास कुछ ऐसा है, न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर। ऐसा होगा क्या? क्यों बच्चे? ठीक है, ऐसा होगा। डेल जेड है बच्चे, डी नहीं है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ जेड जेड ओनली, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे कौन सा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे जैसे जेड बढ़ते जा रहा है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। 10, इसका जो रेट हमको दिया है, कुछ दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, इस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जा रही। फिर कहता है कि एट द रेट ऑफ, फिर हमसे कह रहा है कि एट द रेट ऑफ इतना व्हाट आर द फोर्सेज एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम। फोर्स पूछ रहा है और टॉर्क पूछ रहा है। टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम्ब मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में टॉर्क है, अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में टॉर्क है तो डायपोल का प्लेसमेंट कैसा है बच्चे? फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तभी हमारा जो डायपोल का मोमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर? यस, थीटा 180 डिग्री बनेगा टॉर्क के केस में। अभी मैं फोर्स देखता हूँ। हाँ, टॉर्क जीरो होगा, वो तो क्लियर है, बहुत से बहुत अच्छे। टॉर्क जीरो है बाय रिलेशन पी साइन थीटा, यही ना? ओके, नेक्स्ट, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? हाँ, सिंपल रीजन। डायपोल यूनिट का, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या दिया है हमको, कूलम्ब मीटर। इसका जो यूनिट दिया क्या दिया है हमको, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। कैंसिल आउट होकर रिमेनिंग क्या है, फोर्स तो बच रहा है। तो क्या मैं समझ रहे हैं ना? तो डायपोल मोमेंट से डायरेक्ट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट में अगर देखूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का एक्स डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। क्लियर? तो एक्स और वाई डायरेक्शन में तो जो भी फोर्स आएगा वो जीरो होगा। केवल हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारा पी इंटू डेली बाई डेल जेड हो जाएगा। आप यूनिट से भी देख सकते हो कि हाँ, सिंपली पी इंटू डेली बाई डेल जेड जो हमको दिया है। डायपोल मोमेंट क्या दिया है हमको, 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। और दोनों सिंस अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीट का क्वेश्चन एम्स का। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। A conductor A with a cavity as shown in figure is given a charge capital Q so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे। यहाँ जब आप एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना लिए कैविटी के पास में एकदम, इसे ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जब गॉसियन सरफेस लगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है बहुत अच्छा है बच्चे। चार्ज नहीं है, फाई जीरो, फ्लक्स फ्लक्स जीरो,
Q इक्वल जीरो। हमने पढ़ा है जो कंडक्टर है हमारे बच्चे, कंडक्टर के इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, जीरो है, पढ़ा है हमने। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड हमने पढ़ा है कि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। हमारे पास फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई जो सरफेस एरिया है हमारे पास। यहां से फ्लक्स हमारा जीरो आएगा, फ्लक्स जीरो आ जाएगा। जो फ्लक्स जीरो है, जो गॉसियन सरफेस आपने अप्लाई किया हुआ है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन दैट केस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी आप गॉसियन सरफेस बच्चे यहाँ लोग, जो भी यहाँ पे गॉसियन सरफेस वहां पर आ जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा। तो हमारे सारे चार्ज हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, इसी कैविटी वाले पार्ट को बच्चे एक शील्डिंग नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सेकेंड चैप्टर में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अभी सर इसमें पूछा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हाँ सेकंड पार्ट में पूछा भी है, बताते हैं इसको। देखिए बी में है कि अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज क्यू इज इंसर्टेड, एक और हमने बीच में चार्ज क्यू इसमें इंसर्ट किया हुआ है इन द कैविटी, कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए, मतलब ये ए से इंसुलेटेड है। क्लियर है? सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज क्यू प्लस कैपिटल क्यू। देखो सेम कॉन्सेप्ट है, एक और हमने इसमें गॉसियन सरफेस ले लिया, स्फीयर ले लिया हुआ। ठीक है, हमको पता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। इस जीरो होने के लिए अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो इस पे, इस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए बच्चे, माइनस क्यू होना चाहिए। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद से अगर इस गॉसियन सरफेस में माइनस क्यू है तो इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस पर अगर चार्ज क्यू है तो प्लस क्यू एक और चार्ज इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि हमारे पास सरफेस का कैपिटल क्यू प्लस क्यू कैसे हो जाएगा। ये जो अंदर का जो क्यू है ना, ये सरफेस पे नहीं आता है बच्चे। ठीक है, इसको हमें बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंडक्टर के इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है हमारा, उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस लिया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें माना कि इसमें माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। इस माइनस क्यू को अब बैलेंस करने के लिए सरफेस पे प्लस क्यू होना चाहिए। क्लियर बच्चे? अभी हमसे कह रहा है कि A sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment, suggest a possible way। अच्छा बच्चा, अगर मैं कहता हूं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्या मुझे कंडक्टर के अंदर कैविटी बना के मैं उसमें बैठ जाऊं तो मेरे ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगी क्या? सभी बच्चे, इन डे टू डे लाइफ हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करता है, हर फील्ड के कांटेक्ट में हम हैं। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड ना आए, समझ रहे हैं? तो हमें ऐसा कौन सा प्लेस हमें सजेस्ट करना होगा या चुनना होगा? हाँ, कोई एक मेटल बॉक्स ले लीजिए, कोई एक कंडक्टर ले लीजिए, उसके अंदर आराम से बैठिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आएगा ही नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज ए टाइनी होल कट इनटू सरफेस। ठीक है, एक होल कट किया गया है। सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर इन द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल। चलिए ठीक है, एक कंडक्टर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे एक कंडक्टर हमने लिया कुछ ऐसा। ठीक है, कह रहे यहाँ पे कहीं होल कटा है, मतलब टाइनी होल इन्होंने कट किया है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, कुछ होल है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड जो होल होगा, कंडक्टर जो होगा, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस कंडक्टर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, E2 मान लेते हैं इसको, होल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E1। ठीक है, और सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल की वजह से E1 हो गया। इनसाइड द होल इसका कैसा डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे जीरो चाहिए ना इनसाइड द कंडक्टर, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो यानी अंदर क्या हो जाएगा, E1 हमारा मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हो जाएंगे,
E1 E2 अपोजिट मैंने ले लिया इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इन दैट केस E इज इक्वल्स टू जीरो। आउटर में हमारा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए कितने बच्चों को ये समझ में आया कि E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा या नहीं होगा? हाँ, ये सिग्मा, ये समझ में आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया है? देखिए हमने जो फ्लक्स का पढ़ा था ना, एफ इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था बच्चे यहाँ पे, ई इज इक्वल्स टू मतलब ई इंटू सरफेस एरिया था, ई इंटू सरफेस एरिया। ये हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम से, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही क्यू हमने पढ़ा था क्या था इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां से आप देखोगे तो सरफेस एरिया कैंसिल, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एप्सिलॉन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बच्चे। क्लियर? यहां पर अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करता हूं, इनका केस देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2E1, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो होल क्रिएटेड है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप देखोगे E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको प्लेन मत समझ लेना बच्चे, क्योंकि ये सेम क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने कुछ प्रूव किया था क्या इनफिनाइट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको ये मत समझ लेना कि हमने होल कट किया है तो इनफिनाइट प्लेन बन गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, इस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। नॉर्मल वेक्टर जो सरफेस हमारा कोई भी सरफेस है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, obtain the formula for the electric field due to long thin wire of uniform linear charge density E without using Gauss law। ये कराया था मैंने क्लास में बच्चे। एक हमने वायर लिया हुआ था यहाँ पे किसी पॉइंट P पे, ऐसा कुछ किया था क्या हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमने dx एलिमेंट हमने ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे एक और सिमेट्रिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने कैसे किया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमने देखा था क्या केवल हमारे वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे, तो इसको हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन पूरा प्रॉपर तरीके से। तो देखिए हम विदाउट यूजिंग गॉस लॉ दिया हुआ हमने कहा था एक क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, कर लेंगे हम सभी इसको बच्चे। हमारा क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, cos थीटा। क्लियर? हाँ, ऐसा इसका क्या था, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ एक क्वार्क्स वाला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कह रहे थे इसको भी सर डिस्कस करना है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इट इज नाउ एस्टेब्लिश दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स nuclei ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks। क्लियर? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ क्वार्क से भी बने हैं, कुछ और एलिमेंट्री यूनिट्स हमको पता चला है। कह रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच, मतलब एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क्स हैं और एक न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं, ऐसा कह रहा है हमसे। फिर कह रहा है कि 2 टाइप्स
टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स है, कह रहे हैं कि एक अप क्वार्क है, ठीक है, जिसमें चार्ज है +2/3 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये कह रहा है कि एक डाउन क्वार्क है, इसमें हमारे पास चार्ज है -1/3 इलेक्ट्रॉन। टुगेदर विथ इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर, quarks of other types have also been found which give rise to different unusual, ठीक है, suggest a possible quark composition of proton neutron। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन बता, कंपोजिशन मतलब बताना है कि कितने अप क्वार्क्स हैं प्रोटॉन में और कितने डाउन क्वार्क्स हैं प्रोटॉन में। क्लियर? कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है बच्चे? यानी ई। अगर मैं यही लिखूं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। क्लियर? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, मान लेते हैं कि जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, पहले मैं प्रोटॉन की बात करता हूं, ठीक है, पहले मैं प्रोटॉन की बात करता हूं कि जो अप क्वार्क्स हैं, जो अप क्वार्क्स हैं, अगर ये मान लो प्रोटॉन में डिस्कस कर रहा हूं मैं, इनकी संख्या x है, तो प्रोटॉन में डाउन क्वार्क की संख्या कितनी हुई? कोई बताएगा कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितने दिए हुए हैं किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में? 3। अगर उसमें से x अप हो गए तो डाउन कितने हुए? 3 - x, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब कह रहा है टोटल चार्ज ऑन अ प्रोटॉन ई है, हमें पता है, तो अगर x पे टोटल अप क्वार्क्स x है, तो x पे हर एक क्वार्क पे कितना चार्ज है? इंटू 2/3 ई इलेक्ट्रॉन दिया है, इंटू 2/3 ई दिया हुआ है, ठीक है। डाउन क्वार्क्स पे कितने हैं? +3/-x, और डाउन क्वार्क्स पे चार्ज कितना दिया हुआ है? -1/3 ई, -1 -1/3 ई, और टोटल चार्ज कितने मेरे पास? ई है। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ मेरा ऐसा आएगा, टोटल दोनों में से ई कॉमन लेके मैं ई कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? हमारा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेन बचेगा मेरे पास 2x/3, ठीक है, 2x/3 प्लस नहीं माइनस ही करते हैं इसको, हमारे पास माइनस हो गया, 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या आ रहा है यहाँ पे? -1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/3, माइनस नहीं +x/3, 1/3 मल्टी कॉमन ले सकते हैं, -x/3 इक्वल्स टू 1, 2x/3 प्लस x/3 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो मैं देखो प्रोटॉन में टोटल अप क्वार्क्स कितने हुए? प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स हुए, अगर 2 अप क्वार्क्स हो गए, डाउन क्वार्क्स कितने हुए? 1 डाउन क्वार्क्स हो गए। तो इसका जो नोटेशन लिखा जाता है कुछ ऐसे लिखा जाता है कि UUD। क्या मैं सेम तरीके से न्यूट्रॉन का हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या? वही 2 अप क्वार्क्स, 1 अप क्वार्क, सेकंड अप क्वार्क, नोटेशन लिखने का तरीका है बच्चे, ठीक है। जैसे टोटल 3 क्वार्क्स है हमारे प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, तो उनका ये करें ना पॉसिबल कंपोजिशन क्या है, इस कंपोजिशन पे ऐसे लिखने का तरीका है बस, ठीक है। इस तरह आप न्यूट्रॉन का भी फाइंड कर लेंगे क्या? बस टोटल जो चार्ज है इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा हमारा, ठीक है। वो कुछ ऐसा था UDD आता है उसमें, मतलब केवल एक अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स आते हैं। क्लियर? चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं बाकी हम लोग कर लेंगे क्या? देख लेते हैं क्या है, ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्मॉल, ठीक है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्चुअल है, ये इसको ट्राई कीजिएगा 32।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज की हुई रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इंडस्ट्रियल मूव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड इतना जो, अच्छा हाँ, ये जो डायग्राम है बच्चे ना, इसी में पूछ रहा है, ये हम कुछ पूछ रहा है यहाँ पे कि सो दैट द वर्टिकल डिफलेक्शन ऑफ पार्टिकल द फार एज ऑफ द प्लेट इज, अच्छा ये एक्सप्रेशन शो करना है, क्या शो कर लेंगे, हमने वो एच का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, वहां पे जाना है, जो टी वाला पार्ट है ना, टी वाला पार्ट टोटल टाइम टेकन क्या, अगर मैं इसका टोटल लेंथ इसको एल मान लेता हूँ, टोटल लेंथ अगर मैं एल मान लूँ तो एल डिवाइड जिस स्पीड से चल रहा है वी एक्स पुट कर देंगे तो हम उसमें तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, सपोज पार्टिकल एक्साइज इतना प्लेट्स वेयर ऑल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ओवर प्लेट वेयर लेंथ पूछ रहा है, तो उसी जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा ना उसमें एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, हो जाएगा क्या बच्चे, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके ओके फिर जय हिंद एवरीवन।